नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज में। मैं हूं खुशबू खान और यूपी प्राइम में सबसे पहले बात करते हैं। यूपी पुलिस को मिली गैंगस्टर विकास की रिमांड और एमपी पुलिस ने विकास को यूपी पुलिस को सौंप दिया है। 8 पुलिसकर्मियों की हत्यारा है विकास दुबे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई कोर्ट में पेशी। विकास के गुर्गों की गिरफ्तारी के लिए दबिश जारी है। उज्जैन से गिरफ्तार किया गया विकास दुबे। बता दें 6 दिनों से पुलिस टीमें कर रही थी तलाश। करीब 5 राज्यों की टीमें लगातार तलाश कर रही थी और आखिरकार 7वें दिन ये तलाश खत्म हुई और एमपी के उज्जैन से गिरफ्तारी हुई है। बता दें कि विकास दुबे की उत्तर प्रदेश के कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के मुख्य आरोपी और कुख्यात अपराधी विकास दुबे को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे ट्रांजिट रिमांड में यूपी पुलिस को सौंप दिया है। विकास की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई और उत्तर प्रदेश के अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत किशोर ने बताया है कि दुबे को ट्रांजिट रिमांड पर उत्तर प्रदेश लाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि कानपुर कांड में शामिल दुबे के गिरोह के सभी सदस्यों को पकड़ने के लिए हमारा अभियान जारी रहेगा। आपको बता दें कि 8 पुलिस वालों की हत्या के मुख्य आरोपी विकास दुबे को सुबह मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकाल मंदिर के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने 6 दिनों तक उसकी तलाश जारी रखी थी और गिरफ्तारी से पहले दुबे ने मंदिर में जाने के लिए टिकट और प्रसाद खरीदा था। आठ पुलिसकर्मियों का हत्यारा है विकास दुबे और कानपुर हत्याकांड का मास्टरमाइंड विकास दुबे आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन से विकास दुबे को गिरफ्तार किया गया है। तस्वीरें उस वक्त की आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त विकास दुबे को गिरफ्तार किया गया था। और आपको बता दें कि पूरे देश में कानपुर हत्याकांड के बाद रोष था और हर कोई चाहता था कि विकास दुबे को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। लेकिन अब ये सवाल बनता है कि आखिरकार विकास दुबे के ऊपर किसका हाथ है, जो विकास दुबे एक राज्य से दूसरे राज्य में घूमता रहा और 6 दिन तक ये घूमता रहा और पुलिस के हाथ खाली रहे। आखिरकार 7वें दिन गिरफ्तारी हुई है। 8 पुलिसकर्मियों का हत्यारोपी है विकास दुबे, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पूछताछ में विकास दुबे ने कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। बता दें कि चौबेपुर ही नहीं कई थानों के पुलिस वाले विकास की मदद कर रहे थे, ये विकास दुबे ने खुलासा किया है और पुलिस वालों के लिए कई चीजें उपलब्ध कराता था विकास दुबे। ये तमाम बातें विकास दुबे ने पूछताछ में बताई है और पुलिस वालों की हत्या के बाद शवों को जलाने की योजना बनाई थी ताकि इस बात को छुपाया जा सके। और विकास का ये बड़ा खुलासा है। सिर्फ चौबेपुर ही नहीं बल्कि कई थानों की पुलिस जो है उसकी मददगार साबित हो रही थी, मदद कर रही थी और मौजूदा में भी कई पुलिस वाले जो है उसकी मदद कर रहे थे। और इसी में बता दें कि विकास दुबे ने ये कहा है कि मैं सबका ख्याल रखता हूं और बदले में वो मेरी मदद करते हैं। ये तमाम बातें विकास दुबे ने ये चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। लॉकडाउन के दौरान चौबेपुर के पुलिस वालों का काफी ख्याल रखा था मैंने, ये विकास दुबे ने कहा है। वो सबको खाने से लेकर हर दूसरी चीजों में मदद करता था। चौबेपुर ही नहीं बल्कि पास के थानों के कई पुलिस वाले भी उसकी मदद किया करते थे। ये तमाम बातें पूछताछ में अब सामने आ रही है, जिसके बाद भीतरगाती पुलिस वालों पर भी अब सवाल निशान खड़े होते हैं। उन पर क्या कार्रवाई होगी ये भी देखना होगा। इसके बदले में बता दें कि जो वो मदद करता था तो इसके बदले में वो कई सारी मदद भी लिया करता था। पुलिस वालों को मारने के बाद मैं सबके शवों को जलाना चाहता था, ये विकास दुबे ने खुलासा करते हुए कहा है। पुलिस वालों के शवों को जलाकर सारे सबूत नष्ट कर दिए जाए, ये चाहता था विकास दुबे। इसके लिए सभी शवों को एक के ऊपर एक करके रखा गया था। लाशों को जलाने के लिए तेल का भी इंतजामात था और मौका नहीं मिला, इस वजह से वो शवों को नहीं जला सका। हमें खबर मिली थी कि पुलिस सुबह में आएगी और घर में खाना बन चुका था और हम खाना शुरू ही करने वाले थे। पुलिस रेड पड़ गई और हम खाना भी नहीं खा पाए। ये तमाम चौंकाने वाले खुलासे विकास दुबे ने किए हैं। वही खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आशीष वर्मा लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, जिस तरह से देखा गया है कि 6 दिन तक पुलिस के हाथ खाली रहे और उसको पूरी तरह से कई पुलिस वालों का, कई थानों के पुलिस वालों का संरक्षण मिलता रहा, कई जो ऐसे नेता भी सामने आ रहे हैं जिनका संरक्षण मिलता रहा और आखिरकार विकास दुबे की गिरफ्तारी हो गई, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे विकास दुबे ने किए हैं। का प्रयास कर रही थी।
लेकिन ये विकास दुबे ने अपने आप को उज्जैन से सरेंडर कर दिया। हालांकि सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा करता है कि आखिर विकास दुबे उज्जैन कैसे पहुंचा, फरीदाबाद से उज्जैन कैसे पहुंचा, सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है उत्तर प्रदेश पुलिस पर। उत्तर प्रदेश की पुलिस की कई चीजें विकास दुबे को गिरफ्तार करने लगातार मेहनत कर रही थी, चाहे वो LIU की बात करें, चाहे वो अगर बात करने की बात करने लगातार विशेष के बावजूद भी विकास दुबे उज्जैन पहुंच जाता है। उज्जैन में अपनी गिरफ्तारी देता है, गिरफ्तारी के बाद एक कोशिश कैसी होती है। ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर रहा था कि आप लगा रखी विकास दुबे को क्यों नहीं गिरफ्तार कर पाई। लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन की अगर बात करें तो रात 10 बजे के बाद पूरी तरीके से कर्फ्यू हो जाता है, किसी भी वाहनों की आवाजाही बंद हो जाती है। उसके बावजूद भी विकास से कहीं न कहीं कर्फ्यू पहुंच जाता है और वहाँ पर अपनी गिरफ्तारी देता है। तो ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। विकास दुबे की जब पेशी हुई है तो विकास दुबे ने चौंकाने वाली जो बातें सामने रखी है कि जो शोबे को थाना है उससे थाने के सभी लोग विकास दुबे से बाकायदा उनका ख्याल रखता था, पैसे से लेकर के खाने तक उनका ख्याल रखता था। तो जाहिर सी बात है बड़ी हुई है विकास दुबे के पास बड़ी चीज है वो शोबे को, हालांकि शोबे को थाने के जो है उनको गिरफ्तार कर दिया गया, उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा रही। लेकिन अभी सवाल वही बना हुआ है कि विकास दुबे को किसने कानपुर से उज्जैन पहुंचाया, विकास दुबे का कौन साथी है, जो ऐसा साथी है बिल्कुल। ये आशीष देखना होगा कि किसका हाथ जो है विकास पर बना हुआ है। जो विकास 6 दिन तक एक राज्य से दूसरे राज्य में घूमता रहा लेकिन पुलिस के हाथ नहीं लगा। बहरहाल जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि कानपुर पुलिस को ट्रांजिट रिमांड मिल गई है, कब तक विकास दुबे को कानपुर तक लाया जाएगा, क्या अपडेट मिल रहा है? जी आशीष वर्मा, जिस तरह से ये जानकारी मिल रही है, लगातार कई सारे मामले सामने आ रहे हैं, खुलासे हो रहे हैं, लगातार ये खुलासे हो रहे हैं। अब विकास को क्योंकि अब रिमांड पर भी ले लिया गया है और विकास पे जो है कार्रवाई शुरू हो गई है, ऐसे में कई सारे ये खुलासे हो रहे हैं कि विकास दुबे ने ये चौंकाने वाले वाकई में खुलासे किए हैं कि अब जो ये पुलिसकर्मी 8 पुलिसकर्मी उनको ये जलाना चाहता था और इसी के साथ कई सारे थानों के पुलिसकर्मी जो है उनके साथ मौजूद थी, उसके साथ मददगार साबित हो रही थी, जब इस जो है इसका धंधा फल फूल रहा था। लेकिन अब सवाल यही बनता है कि आखिरकार विकास दुबे पर किसका हाथ जो है इस तरह से बना हुआ था, जो इसकी लगातार मदद हो रही थी, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में विकास घूम रहा था और लेकिन पुलिस की गिरफ्त से पूरी तरह से बाहर था। और यूपी पुलिस के हाथ बता दें कि अब विकास दुबे लग जाएगा क्योंकि ट्रांजिट रिमांड मिली है कानपुर पुलिस को और जल्द होगा विकास के मददगारों का खुलासा। अब ये सामने आएगा क्योंकि विकास दुबे अब खुलासा कर रहा है कि किस तरह से जो है उसका कई थानों की पुलिस जो है मदद कर रही थी। अब धीरे धीरे नाम आएंगे और उन पर कार्रवाई होगी। आशीष, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, जिस तरह से सामने आ रहा है कि अब कानपुर पुलिस को क्योंकि ट्रांजिट रिमांड मिल गई है, कब तक विकास दुबे को कानपुर तक लाया जाएगा और आगे की कार्रवाई शुरू होगी? तो हमारे संवाददाता से दोबारा हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे और आपको बता दें कि विकास ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। ऐसे में विनय तिवारी जो है उसका भी मुखबिरी का जिस तरह से आरोप लग रहा था और आखिरकार साबित हो गया। विकास दुबे ने कई बार बातचीत में ये नाम लिया है कि विनय तिवारी उसकी मदद कर रहा था, मददगार साबित हो रहा था और इसी के साथ कई थानों की पुलिस भी मदद कर रही थी। बता दें कि कानपुर हत्याकांड में 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए और कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। इस दौरान जो है विकास इस पूरे वारदात का मास्टरमाइंड था और 6 दिन तक ये इधर से एक राज्य से दूसरे राज्य तक घूमता रहा। अब ये सवाल बनता है कि कौन इसकी मदद कर रहा था और ऐसे में अब खुलासा होगा कि कौन कौन पुलिसकर्मी जो है इसकी मदद कर रहे थे, क्योंकि भीतरगाती जिस तरह से हमला हो रहा है, भीतरगाती जो पुलिस वाले हैं इन पर कार्रवाई होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे में बता दें कि एमपी पुलिस ने विकास को यूपी पुलिस के हवाले करना अब
करने की बात कही है। और अब बता दें कि कानपुर पुलिस को ट्रांजिट रिमांड भी मिल रही है। देखना होगा कि अब कब तक विकास दुबे को कानपुर तक लाया जाता है और आगे की कार्यवाही शुरू होती है। ऐसे में अब क्योंकि एक बार में जो है कुछ दिन नहीं होते कि जब एक विकास दुबे जैसा पैदा होता है, लगातार जो है कई सालों से जो है कई लोगों का संरक्षण मिलता है, कई राजनेताओं का भी ऐसे बदमाशों को संरक्षण मिलता है जब इनका धंधा फलता फूलता है। अब जब क्योंकि अब पुलिस की गिरफ्त में है विकास दुबे, तो देखना होगा कि किन किन के नाम का खुलासा होता है। हमारे संवाददाता आशीष वर्मा हमारे साथ एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, क्योंकि अब कानपुर पुलिस को जो है ट्रांजिट रिमांड मिल गई है, कब तक विकास दुबे को कानपुर तक लाया जाएगा और आगे की कार्यवाही शुरू होगी? देखिए, जिस तरीके से विकास दुबे को ट्रांजिट रिमांड मिली, यूपीएसटीएफ सुबह ही चली गई थी, उज्जैन सुबह ही चली गई थी और विकास दुबे को ट्रांजिट रिमांड मिल चुकी है। हालांकि विकास दुबे के जो सूत्र बता रहे वो देर रात लखनऊ लाया जाएगा, लखनऊ अमौसी एयरपोर्ट पे लाया जाएगा और वहां से बाई रोड उसको कानपुर ले जाया जाएगा। हालांकि जिस तरीके से इनपुट मिला है, जो सूत्र बता रहे हैं कि कल विकास को कानपुर ले जाया जाएगा, कानपुर में एक बार फिर से उसी घटना को दोहराया जाएगा, रिक्रिएशन कराया जाएगा, पुलिस के आला अधिकारी वहां पर मौजूद रहेंगे और विकास दुबे मौजूद रहेगा, तो पूरी एक बार घटना जो है रिक्रिएशन कराई जाएगी। जिस तरीके से विकास दुबे ने जो बयान दिए हैं, बयान में ये कहा है कि विकास दुबे ने कि कुएं के पास करीब 5 पुलिस वालों की जो लाशें थी उनको ला करके रखा गया था, उनको जलाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन पुलिस आ गई और हम वो जला नहीं पाए और हमें वहां से भागना पड़ा। तो ऐसी कई चीजें हैं, वहां पर रिक्रिएशन कराया जाएगा, पूरी घटना को एक बार फिर से पुलिस के आला अधिकारियों के सामने से दोहराया जाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि देर रात पुलिस जो है, एसटीएफ की टीम जो है विकास दुबे को लखनऊ लाएगी, लखनऊ से बाई रोड कानपुर ले जाएगी। जी आशीष, ऐसे में क्योंकि अब विनय तिवारी को तो जो है अब पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, पूछताछ की जा रही है और विकास दुबे ने भी जो है विनय तिवारी का कई बार नाम लिया है, तो वो तो पूरे संदिग्ध घेरे में है, तो ये आरोप भी अब सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन वो जो 200 पुलिसकर्मी जिनके फोन भी टैप हो रहे थे और जो संदिग्ध घेरे में थे, अब वाकई में उन पर भी कार्रवाई करने की जरूरत है, क्योंकि एक थाने नहीं कई थानों के पुलिसकर्मी उसका साथ दे रहे थे। ये विकास दुबे ने साफ तौर पर अपने बयान में कहा है। देखिए, विकास दुबे ने जिस तरीके से अपने बयान में कहा है कि उसके संपर्क में कई पुलिसकर्मी थे। हालांकि अब विकास दुबे जब कानपुर आएगा और कानपुर के बाद में पूरा घटनाक्रम फिर से वो बताएगा, उसके बाद विकास दुबे किन किन पुलिस के अधिकारियों के नाम लेते हैं, किन किन सिपाहियों के नाम लेते हैं, किन किन दरोगाओं के नाम लेते हैं, तो उन सभी के खिलाफ कार्रवाई निश्चित है। हालांकि अभी अगर देखा जाए तो जो चौबेपुर थाना है, तो पूरे चौबेपुर थाने को लाइन हाजिर कर दिया गया और नए स्टाफ को वहां पे पोस्ट किया गया। तो ऐसे ही जो भ्रष्ट अधिकारी होंगे, जो पुलिस के देश में बैठे हुए जो अधिकारी हैं, जो अपराधियों के साथ में साठगांठ मिलाए बैठे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई निश्चित है। हालांकि अगर देखा जाए, क्योंकि विकास दुबे एक बड़ा शातिर अपराधी है, जिस तरीके से 6 दिन लगातार पुलिस की आंखों में धूल झोंकता रहा, एसटीएफ की आंखों में धूल झोंकता रहा और देर रात जिस तरीके से उज्जैन पहुंच जाता है, तो कहीं ना कहीं एक शातिर अपराधी और शातिर अपराधी के साथ पुलिस सख्त रवैया अपनाएगी। हालांकि अब देरी इस बात की विकास दुबे को कानपुर लाया जाए, कानपुर ला करके एक बार जो घटनाक्रम है वो फिर से एक बार दोहराया जाए। जी आशीष वर्मा, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर पर नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आखिरकार जो है कानपुर हत्याकांड का मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। अब देखना होगा कि क्या कौन कौन से बड़े खुलासे होते हैं। वहीं कानपुर कांड के मुख्य हत्यारोपी विकास दुबे की एमपी के उज्जैन में गिरफ्तारी के बाद बुलंदशहर के घायल सिपाही अजय कश्यप ने सरकार से विकास दुबे के खिलाफ जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई कर फांसी दिलाने की मांग की है। साथ ही विकास दुबे के साथियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। वहीं बता दें कि घायल सिपाही ने कहा है कि विकास दुबे को फांसी होने पर ही हमारे शहीद पुलिसकर्मियों को असली श्रद्धांजलि मिलेगी। कानपुर में पुलिस टीम पर हमलावर सीओ समेत 8 जाबाजों का हत्यारा 5 लाख का इनामी विकास दुबे मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया गया है। महाकाल मंदिर प्रांगण के बाहर जो गाड़ी मिली है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लखनऊ का है। गाड़ी की नंबर प्लेट पर
हाईकोर्ट लिखा हुआ है। यह गाड़ी लखनऊ निवासी अधिवक्ता मनोज यादव के नाम पर रजिस्टर्ड है। मनोज यादव इंदिरानगर सेक्टर 16 का रहने वाला है। जानकारी मिलने के बाद लखनऊ पुलिस ने मनोज यादव के मकान पर पहुंची और वहां मनोज की पत्नी से काफी देर तक पूछताछ की गई। इस दौरान वहां मीडिया का जमावड़ा भी लग गया। मनोज यादव की पत्नी अंजू ने पति या उनके परिवार के लोगों से विकास का कोई संबंध ना होने की बात कही है और इसी के साथ उनका यह भी कहना है कि मनोज का काम के सिलसिले से बाहर गए थे और विकास दुबे प्रकरण से उनका कोई लेना देना नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। मनोज के घर पर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस तैनात की गई है। मेरे पति उज्जैन में हैं, वो वहाँ पे दर्शन करने गए थे और वहाँ पे जांच हो रही है, वो वहीं पे है, उनका कोई हाथ नहीं है बस। तो क्या जब वहाँ से गए थे क्या आपसे बात हुई थी? क्या मेरी बात अभी भी हो रही थी, अभी भी हो रही है, उनसे लगातार बात हो रही है। जब गए थे तब भी, रास्ते में थे तब भी और अभी भी बात हो रही है। कल उज्जैन गए हैं। क्या आप विकास दुबे को जानती हैं? क्या संबंधित किसी व्यक्ति? मैं विकास दुबे को नहीं जानती हूँ, उससे कोई संबंध नहीं है। मेरा कोई विकास दुबे से कोई बात की? जी नहीं, मेरे पति भी नहीं जानते हैं, ना ही वो बात कर रहे हैं, ना ही हम लोग जानते हैं। पैसे से वकील भी हैं और मेरी प्राइवेट कंपनी चल रही है जो प्लांटेशन का काम कर रहे हैं, तो वो प्लांटेशन की वजह से विजिट करने गए थे। मैडम एक चीज बता दीजिए, आज जब आपकी बात हुई उनसे तो क्या कुछ बात हुई, उन्होंने क्या कुछ बताया? उन्होंने यही बताया, हमने पूछा कहाँ पे है तो उन्होंने बताया कि पुलिस स्टेशन में है और वहाँ पे मेरा बयान चल रहा है वहाँ पे। कब गए हैं वो गए थे 2 तारीख को और कल गए हैं उज्जैन। 2 तारीख को किस समय? 2 तारीख को यहाँ से 10 बजे निकले हैं और वो श्योपुर गए हैं जो एमपी में पड़ता है। सुबह 10 बजे? जी, सुबह यहाँ से निकले हैं और श्योपुर गए हैं। श्योपुर में मेरा काम चल रहा था, उसके बाद फिर वो यहाँ से गए हैं उज्जैन। क्या उन्होंने ये बताया कि उनकी गाड़ी जो वहाँ पाई गई है वो साथ में जो विकास दुबे थे उनकी भी वहाँ पे मौजूदगी थी? उससे लिंक कुछ बताया? जी नहीं, उनसे कोई लिंक नहीं है। वो गाड़ी होटल के नीचे, जिस होटल में रहे हैं वो उसके नीचे थी और वो वहाँ पे थे। उसके बाद सुबह दर्शन करके घर आना था। क्या विकास दुबे के आपराधिक केस आपके पति देखते थे? जी नहीं, कोई नहीं देखते, कोई केस नहीं देखते, उनको जानते नहीं, उनका नाम कोई उनसे बात होती है। हापुड़ की बाबूगढ़ पुलिस और इनामी बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई और एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। पुलिस अभिरक्षा में घायल बदमाश का इलाज चल रहा है और दोनों बदमाशों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित है। बदमाशों के कब्जे से 2 तमंचे, 4 कारतूस ओक और 1 बाइक बरामद हुई है। मामले की जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि बाबूगढ़ थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। इस दौरान मुखबिर ने सूचना दी कि गौकशी में वंचित बदमाश अपने एक साथी के साथ बाइक पर सवार होकर गांव होशियारपुर गढ़ी की ओर किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में आ रहे हैं। सूचना पर पुलिस ने चेकिंग अभियान शुरू कर दिया और इसी दौरान पुलिस को बता दें कि बाइक सवार 2 संदिग्ध दिखाई दिए। रुकने का इशारा करने पर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग करते हुए फरार होने का प्रयास किया। पुलिस द्वारा मुठभेड़ हुई है, क्या आरोपी पकड़े गए हैं और क्या है? ये पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर सभी थानों को निर्देशित किया गया है कि जगह जगह अपना स्थान बदल करके टीम बना करके और चेकिंग करेंगे संदिग्ध वाहन, संदिग्ध व्यक्तियों का। उसी क्रम में थाना बाबूगढ़ एसओ जो है अपनी टीम के साथ यहाँ होशियारपुर गढ़ी नाहर पुल के पास चेकिंग कर रहे थे। जो नाहर पट्टी कुचैसर चोपला से आती है उधर से 2 लड़के स्प्लेंडर बाइक से आते हुए दिखे और जब पुलिस को देखा उन्होंने तो गाड़ी रोक के बाइक कर भागने लगे, जिसका पीछा किया इन्होंने पुलिस टीम ने। और जब पीछा किया तो उन्होंने पुलिस पर फायर किया। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हुआ है और एक पकड़ा गया है। अभी पूछताछ में और प्राइमा फेसी जो पता चला है, ये दोनों सिंभावली से वांछित थे। एक पर लगभग 15 मुकदमे हैं, एक पर 3 या 4 मुकदमे हैं और भी जांच की जा रही है। जो भी और मुकदमे हैं वो आप लोगों के सामने रखा। सर, इन पे इनाम दिए कोई? इनाम 25-25 हज़ार का इनाम संभवतः इनके ऊपर है। अभी और कंफर्म करके आप लोगों को न्यूज़ मिल जाएगी। कानपुर कांड के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस का अपराधियों के खिलाफ अभियान जारी और इसी क्रम में आगरा के ताजगंज क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 2 इनामी बदमाश घायल हुए हैं और उनके पैर में एक गोली भी लगी है। मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही भी गोली लगने से घायल हो गया। घायलों को एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। ये देखिए ताजगंज क्षेत्र में एक मुठभेड़ हुई है, इसमें 2 बदमाश घायल हैं। इनके पास से जो है वो 2 तमंचे, 1 बाइक बरामद हुई है और इनके नाम जो है, दोनों के नाम सलमान बताए जा रहे हैं। एक का नाम सलमान और दूसरे का नाम सलमान और छोटू है और ये दोनों इनामिया हैं।
और बाकी इनका आपराधिक इतिहास पता किया जा रहा है। पुलिस टीम पे फायरिंग लोगों ने किया? हाँ, क्या चीज़? पुलिस टीम के लोगों ने फायरिंग किया? हाँ, इनके द्वारा फायरिंग की गई, जवाब में पुलिस द्वारा फायरिंग की, उसी में ये दोनों घायल हुए। गोंडा में 642 शिक्षकों के पैन कार्ड को संदिग्ध बताकर उनकी सूची एसटीएफ को भेजना बेसिक शिक्षा के वित्तीय लेखा विभाग को भारी पड़ गया। एसटीएफ को भेजी गई सूची में त्रुटियां पूरी तरह से भरमार पाई गई है और तमाम ऐसे शिक्षकों के नाम भी इस सूची में शामिल कर लिए गए हैं जिन्होंने कभी अपने पैन में कोई बदलाव ही नहीं किया। वहीं कुछ मृतक शिक्षकों के नाम भी इस सूची में शामिल बताए जा रहे हैं। इस सूची को लेकर वित्तीय लेखा विभाग खुद फर्जीवाड़े के आरोपों में घिर गया है और शिक्षक संगठनों ने इस सूची को गलत बताते हुए अपना विरोध दर्ज कराया है और सुधार न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं शिक्षक संगठनों के विरोध के बाद वित्तीय लेखा विभाग बैकफुट पर आ गया है और अपनी गलती मानते हुए इस सूची के सुधार में जुट गया है। गोंडा जनपद के इतने शिक्षक फर्जी, जबकि उसमें अगर आप देख लीजिए तो एक दो निकल जाए तो बड़ी बात है, नहीं तो नहीं। एक शिक्षकों का 3 बार नाम रिपीट किया गया है। और ये बताइए आप कि अगर किसी के डिजिट में या किसी के स्पेलिंग में आर जैसे पी लिखना चाहिए आर लिख गया है, आर लिखना चाहिए पी लिख गया है और उसको शिक्षकों ने हमारे करेक्शन कराया तो वो क्यों संशोधन सूची में डाल दिया गया है? गलती इनकी है। दूसरी बात, सीधे ये लोग आंख मूंद करके उसको ओके कर दे रहे हैं। एक हमारे यहाँ जो है अरविंद पांडे जी एडवोकेट उसके हैं इनकम टैक्स के, तो उनसे इन लोगों की क्या है, बहुत पुराने हो चुके हैं, वही लिस्ट भेज दिए। वही लिस्ट इन्होंने, ये शासन प्रशासन को जानी थी लिस्ट, इतनी गैर जिम्मेदार ना हिसाब से उनको लिस्ट डालनी चाहिए, इनको भी अपना मिलाना चाहिए। अच्छा, क्या मानती हैं आप, जिस तरह से ये गलत सूची की बात कही जा रही है, आप लोग बता रहे हैं कि सूची गलत है, तो क्या कहीं ये आपको नहीं लगता कि ऐसा कहीं लेखा विभाग ने कुछ वसूली के लिए ऐसा कुछ किया हो कि इतनी बड़ी पैमाने पर शिक्षकों का नाम भेजा हो भी सकता है। भ्रष्टाचार तो चल ही रहा है हर जगह, वही मनी का। यूपी में पिछले कुछ दिनों से कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में काफी तेजी देखने को मिल रही है। राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 32,000 के पार पहुंच गई है। गुरुवार को उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्वास्थ्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया है कि बीते 24 घंटे में प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ 1,248 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में आए संक्रमितों की यह संख्या सर्वाधिक संख्या है। उन्होंने बताया कि 1,248 नए मामलों के साथ राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 32,362 हो गई है। इनमें से 21,127 लोग इलाज के दौरान पूर्ण रूप से ठीक हुए हैं और अपने घर जा चुके हैं। वर्तमान में यूपी में कोरोना के बता दें कि 10,373 सक्रिय मरीज हैं जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। प्रसाद ने बताया है कि महामारी की चपेट में आकर मरने वालों की संख्या अब यूपी में 862 हो गई है। इस 40,000 में कम से कम 30,000 आरटीपीसीआर की, लगभग 10,000 जो है ट्रूनेट व रैपिड एंटीजन टेस्ट से करने की निर्देश उन्होंने दिए हैं। यानी जहां एक और 20,000 तक की क्षमता हो पाई थी कुछ दिनों पहले, फिर 25,000 हुई और पिछले कुछ दिनों से ये लगभग 28-29,000 क्रॉस करते हुए 30,000 क्रॉस कर गई है। तो अब मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि हम इसको 40,000 करें, जिससे कि प्रदेश का टेस्टिंग का जो टारगेट है वो पूरा हो और देश में भी जो है हम अग्रणी राज्यों में हो जाएं टेस्टिंग के आधार पर। आज उन्होंने ये भी कहा कि संक्रमण का प्रसार कहीं ना कहीं लापरवाही बरतने से होती है। सरकारी कार्यालयों में सभी अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, सरकारी विभागों में लगे अधिकारी, जो कोरोना कैरियर के रूप में लोग अधिकारी लगे हैं, सभी ऐसे अधिकारियों को पूरा प्रयास ये करना चाहिए कि वो संक्रमण से दूर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क का उपयोग करें और जब भी अपने सरकारी कार्य करें तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत ही एहतियात रखें, हाथ धोते रहें, किसी न किसी रूप में। कोरोना वायरस के संक्रमण के संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 1,248 नए मामले सामने आए हैं। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के कुल केसेस की संख्या 10,373 हो गई है। जो लोग पूर्णतः उपचारित होकर
डिस्चार्ज किए जा चुके हैं उनकी संख्या बढ़कर के 21,127 हो गई है। संक्रमित लोगों में से कुल 862 लोगों की मृत्यु हुई है। इस समय आइसोलेशन वार्ड्स में 10,374 लोगों को रखकर उनका इलाज किया जा रहा है और फैसिलिटी क्वारंटाइन में 3,983 लोगों को लाया गया है, जिनके सैंपलिंग करके उनके सैंपल की जांच करवाई जा रही है और सैंपलिंग के जांच के पश्चात उनकी अगर संक्रमण की स्थिति पाई जाती है तो जैसी उनकी स्थिति होगी उसके अनुसार जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है L1, L2, L3 की, उनमें उनका चिकित्सा इलाज करवाया जाएगा। ये बार बार हम आपके माध्यम से एम्फसाइज करते हैं कि ये एक संक्रामक बीमारी है और संक्रामक बीमारी किसी को भी हो सकती है, किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकती है, किसी भी धर्म जाति के व्यक्ति को हो सकती है, किसी भी लिंग के व्यक्ति को हो सकती है। इसलिए अगर संक्रमण आपके अंदर आया तो अपने मन में कोई हीन भावना न लाइए, संक्रमण को छुपाने का प्रयास बिल्कुल न करिए, इससे आपका नुकसान हो सकता है। ऐसे ही मामलों में जिसमें लोगों ने अपने संक्रमण को छुपाने की कोशिश की, अस्पताल बहुत विलंब से आए, विलंब से अपनी जांच करवाई, वहाँ पर जटिलताएं देखी गई और वहाँ पर कुछ मामलों में लोगों की तबीयत बहुत खराब हुई, कभी कुछ मामलों में लोगों की मृत्यु भी हुई। लेकिन यूपी प्राइम में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज। नमस्कार।